ग्रुप में मैसेज करो, जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाओ। वालेकुम सलाम जी मेरा बशर। मतलब जहाँ तक आपका तल्लुक है ना, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इस दफ़ा फर्स्ट पोजीशन आपकी है नहीं। आपने कोशिश करनी है मेरे। वालेकुम सलाम। आप मैसेज करो, सबको भेजना कि ऑनलाइन हो जाओ। मुझे लगता है जैसे आप लोगों ने सुना है, जब मज़ीद आगे हो गए हम लोग ढीले हो गए। ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों से कहा था कि जून में आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो उन्होंने अभी 15 जून तक जो है वो कैंसिल किए, सिर्फ स्कूलों के, कॉलेजेस के नहीं। जो 9th 10th 12th में है उनके उन्होंने किए, आप लोगों के नहीं। इसलिए थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर रेडी रहे। पासपोर्ट कहाँ आ रही है? पासपोर्ट कहाँ है? कहाँ आ रही? ये आपा यास्मीन ने छिड़का होगा, यकीन है। आ रही है लड़की है नहीं।
वालेकुम सलाम। कितने लोग आए हैं अभी तक? मेरा बशरफ है, निमरा खालिद है एंड सलमान शाहदुल्ला, बाद नबीला रियाज, इमन वहाब, जुबेरिया, मरीम खान। सिर्फ अभी तक 6 लोग ऑनलाइन हैं। जी बात कर रहे थे। शोर बहुत आ रहा है, पंखे बंद करके आते हैं। जी तो आप बताओ, फर्क पड़ा? वेरी क्लियर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नौरता की नौरता है, नौरता है। ये तो भैया ठीक है, आज वो प्रेजेंट हुई है। चलो फिर स्टार्ट करें कल वाला टॉपिक। देखो मैं अपलोड हो गई है। जी, कल हमने जो है वो छोड़ा था डायग्नोसिस पे।
ये टॉपिक थोड़ा सा खुश्क है, लेकिन इसको आप लोगों ने इनके बियर के साथ इसको पढ़ना है, ठीक है। मैंने से कल भी कहा था कि इसको 2-4 दफ़ा जो है ना आप लोग अच्छे से रीडिंग देना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, कल हम लोग ने जो है वो डायग्नोसिस पे छोड़ा था, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस आप लोगों ने पढ़ ली, स्टेजेस पढ़ी थी आप लोगों ने? अच्छा, डायग्नोसिस में क्या करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, डायग्नोस्टिक रिस्क के अंदर होता है एनीमिया होता है, इंडिकेट एडवांस डिजीज, ठीक है। उसके बाद आ गया ये सब करवाते हैं, एरिथ्रोसाइट सी डेमिनेशन रेट, ठीक है। भी एलिगेटरी डायग्नोसिस, ये सब तो हमेशा ही रेज आ जाता है, मीन कि अगर फ्लू भी हो तो भी रेज आ जाता है, बट जब कोई कैंसराइज प्रॉब्लम हो या कोई मेलिग्नेंट प्रॉब्लम हो उस वक्त कुछ एक्स्ट्रा एलिवेट हो जाता है। इसके बाद आ गया सीरम कॉपर। अच्छा, ये मैंने चेंज किया था, शायद सेव नहीं हुआ, जो कॉपर है कॉपर नहीं है, ठीक है। इसको मैं सेट कर दूँगी, अगर याद भूल जाए तो ये जो है ना कॉपर है, आयरन, कैल्शियम एंड alkaline phosphate level also may be elevated at diagnosis। उसके बाद आ गया लीवर एंड रेनल फंक्शन टेस्ट करवाएं तो एक्सेस ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट आती है, फिर यूरिन एनालिसिस करवाएं तो डिटरमाइन रेनल इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर लीवर, वो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जब ये हाइपरटेंसिव हो जाता है, ल्यूकेमिया में भी बताया था, तो इसमें ये था कि लीवर, स्प्लीन और क्योंकि ये इन जगहों पे ब्लड का ज़्यादा होता है प्रोडक्शन और फिल्ट्रेशन, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा है इसीलिए इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जिसमें मैं बताया था कि पटन वैली होती है, स्प्लीन वैली होते हैं, लिप्लेनोस्पैथी होती है। उसके बाद अगर टेस्ट रेडियोग्राफी स्टडी करें तो डिटरमाइन मेडिस्टेनल और हीलर मोड इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। कंप्यूटर टोमोग्राफी to elevate mediastinal pulmonary and abdominal disease। वो इस वजह से कि इसमें जो लिम्फ नोड है ना वो यानी कि सर्वाइकल, सुप्रा सर्वाइकल और मेडिस्टेन में मैंने आपको बताया था कि ये वहाँ पे जो लिम्फ नोड होते हैं वहाँ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सारा इसमें डिजीज़ क्रिएट होती है। उसके बाद गैलियम एंड और पॉजिट्रॉन एमिसिस टोमोग्राफी है, पीईटी स्कैन होता है, ये डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ये जो टेस्ट है ना ये यानी कि ये भी क्या बताया है, न्यू प्लाज्मिक टाइप ना मेडिसिन प्रोसीजर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती है ना उसके साथ इसका प्रोसीजर होता है। उसमें क्या देखा जाता है, इसमें ना मेजरमेंट होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, के जो सेल जो है ना बॉडी के जो सेल टिश्यूज हैं उनकी मेजरमेंट होती है कि वो जो है अपने कितने डाइजेशन उसमें कर रहे हैं और कितनी उसमें अब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है।
इसमें ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद कौन सा है, एक्ससिजनल लिम्फ नोड होता है, वो बायोप्सी के जरिए डेफिनेट लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोन मेरो बायोप्सी होती है। इसमें ज़्यादातर बायोप्सीज होती है। अगर लिम्फ नोड है तो लिम्फ नोड से हम एस्पिरेट करेंगे और वहाँ से बायोप्सी लेंगे और उसको फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी होती है। ठीक है, कल जो था ना, हाँ हनान ने एक क्वेश्चन किया था, रीड बर्च सेल वाला, ये क्या है। तो वो वाला भी जो सेल था ना, वो हनान पढ़ने में, वो भी अगर हम वैसे उसका नहीं पता चलता कि वो भी सेल उसके अंदर जो है सेल इन्वॉल्व है, वो जब हम पैथोलॉजी करवाते हैं तो उस वक्त हमें उसमें जो है ये सेल की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। 3 or 4 disease according to the imaging study. इसके बाद आ गया इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसमें, ट्रीटमेंट क्या है, मोडेलिटाइज हैव वेरिड फ्रॉम टोटल नोडल रेडिएशन थेरेपी, देन कीमोथेरेपी टू कम्बिनेशन ऑफ द कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कम्बिनेशन भी देते हैं, बाज़ को रेडिएशन देते हैं, बाज़ को कीमोथेरेपी देते हैं, लेकिन बाज़ू जब स्टेज हाई आ जाती है तो उसमें जो है हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों करनी पड़ती है। ठीक है, with significant improvement in survival rate throughout the last 3 decade। वो आपको पता है, मैंने ल्यूकेमिया में आप लोगों को डिकेड्स बना के दिया था कि 1 वीक जो है वो मेडिसिन हम लोग देते हैं, उसके बाद फिर रीअसेस करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड डिकेड 1 वीक होता है। ठीक है, फिर रीअसेस होता है, फिर उसके बाद फॉलोअप होता है। मैंने इसीलिए तफसील से ल्यूकेमिया में आप लोगों को वो बना के बताया था। All children generally receive combination chemotherapy as initial treatment। यानी कि जो चिल्ड्रन है जो जनरली रिसीव करते हैं कम्बिनेशन कीमोथेरेपी, उनके उसके अंदर जो है ना वो मेडिकेशन ही देते हैं आईवी की तरह की, उसमें रेडिएशन नहीं होती इनिशियल स्टेज पे। जब मैंने बताया कि जो मॉडरेट या हाई लेवल पे जाते हैं तो उस वक्त पे कम्बिनेशन दोनों का रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होती है। रेडिएशन थेरेपी कैन कॉज, अब जो कॉन्ट्राइंडिकेशन आएगी रेडिएशन थेरेपी की, कैन कॉज प्रोफाउंड मस्कुलर स्केलेटल ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। डेफिनेटली जब किसी एक चीज़ का कोई बेनिफिट होता है तो उसका जो है वो हार्म भी होता है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होती है उसकी। एंड इंक्रीज द रिस्क फॉर cardiovascular disease and secondary solid malignancies in children। The volume of radiation and the volume of radiation and the intensity duration of chemotherapy are determined by prognostic factors at presentation, including presence of constitutional symptoms, disease stage and birth। ठीक है, ये थी क्या, हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, ये हॉजकिन लिम्फोमा था जो हमने अब तक डिस्कस किया। अब हमने जो है वो डिस्कस करना है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको उसकी ब्रीफिंग दी थी कि इसमें क्या होता है, इसमें भी वैसे मैं आप लोगों को मोटी मोटी चीज़ें पहले बता देती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में उनकी चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है वो हमने
पढ़ा था कि वो कंटीजियस डिजीज़ है, ठीक है, कंटिग्यूटी डिजीज़ है। लेकिन ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है ना, ये नॉन कंटिग्यूटी डिजीज़ है। और क्या ये होती है, वो हमने कहा था कि ये वो इन कॉमन इन मेल चिल्ड्रन और अडल्ट है, ठीक है, बट नॉन जो है ये है मेल और फीमेल बोथ में होती है। और इसके अलावा जो है ना, इसमें प्राइमरली जो है वो बी सेल में इन्वॉल्व होता है, उसके बाद फिर टी सेल जो है वो इन्वॉल्व होता है। बी सेल प्राइमरली में इन्वॉल्व जो होता है जो है ये लिम्फोमा जो है ना, ये सॉलिड और कोहेसिव होता है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें मैंने आपको बताया था एब्स्टेन वायरस बताया था हॉजकिन लिम्फोमा में, एब्स्टेन बार वायरस, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है HIV वायरस होगा, ह्यूमन हर्पेस वायरस होगा, ठीक है। ये स्पेशली कॉमन है इसके। इम्यून सिस्टम जो है वो इनके एज अ रिस्क फैक्टर यूज होता है इसमें। इम्यून सिस्टम से ही ये ओरिजिनेट होता है। और क्या है इसमें खास चीज़, जो बी सेल की है वो तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और टी सेल की भी, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी इसकी। ये हमने बताया था कि ये लिम्फ नोड के ज़रिए मिलके नॉन हॉजकिन जो है वो फैलता है, लेकिन ये जो है ना, ये स्प्रेड होता है बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है। सेकेंडली जो है, चलो अब जो है मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो मैंने बताया आपको, जो बी सेल है ना, वो प्राइमरली होता है, ठीक है, जिसके अंदर इसकी स्टेजेस होती हैं। मेन के स्टेज अगर माइल्ड होगी तो वो फॉलिक्यूलर होगी, ठीक है, वो ज़्यादातर अडल्ट में होती है। उसके बाद आएगा डिफ्यूज लार्ज, ये एक ये जो है ना, लाइक आप कह सकते हैं कि अग्रेसिव मेडिकेशन होती है, जिसके अंदर प्रोग्नोसिस जो होती है ना, वो गुड होती है, ठीक है। और ये भी अडल्ट में इसमें जो है वो इन्वॉल्व होती है। और इसको मैंने बताया कि अग्रेसिव टाइप को मीन की ये बिहेवियर कह लो, इसमें अग्रेसिव टाइप बिहेवियर होता है इसमें। और इसमें है बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा जो है ये एक हाईली स्टेज है, ठीक है, हाई ग्रेड स्टेज है। फॉलिकल मैंने बताया ये माइल्ड होती है, डिफ्यूज जो है वो मॉडरेट है, और बर्किट जो है वो हाईली ग्रेड है, जैसे कि टी सेल हाईली ग्रेड है। बी सेल जो है ये प्राइमरी है, और टी सेल जो है वो सेकेंडरी है और हाईली ग्रेड है, ठीक है। और इसकी स्पेशली एक चीज़ जो है ना, वो है कि ये यूजुअली इन्वॉल्व होती है जॉ इन अफ्रीकन पीपल्स में, यानी कि अगर जॉ में ये डिजीज़ होगी ना, जिनके लिम्फोमास बनेंगे, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, तो स्पेशली इन्होंने जो रिसर्च की हुई है ना, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, अफ्रीकन में ज़्यादा है। और अगर देखा जाए अब्डोमिनल अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो ये अमेरिकन में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये थी इसकी बी सेल की। और टी सेल में क्या होता है, टी सेल मैंने आपको बताया ये हाईली मैलिग्नेंट है, जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया कि बर्किट में लिम्फोमा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो स्टेजेस हम जिसको हम करें, माइकोसिस होता है। माइकोसिस में प्रेजेंट एज अ जस्ट बर्किट में मैंने कहा कि जस्ट एज अ लाइक कुटेनियस लीजन होते हैं, ठीक है, और ये हाईली ग्रेड है। उसके बाद है माइकोसिस होती है। माइकोसिस में क्या है,
फंगॉइड्स होती है, अडल्ट स्किन डिजीज जस्ट लाइक आप कह सकते हो एक्जिमा। एक्जिमा किसी ने एक्जिमा का पेशेंट देखा है, किसी ने AHN में आप लोगों ने पढ़ी होगी एक्जिमा, जैसे स्किन डिजीज होती है, ये भी ऐसे ही होता है मैलिग्नेंट, ठीक है, जिसको हम स्किन का कैंसर भी कहते हैं। अगर किसी ने सुना हो स्किन का कैंसर हो गया ऐसे, इसके अंदर जो है ना ये टी सेल इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम टी सेल ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। इतनी चीज़ें काफ़ी हैं या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? और इसमें जो है जो लिम्फ नोड होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं, नॉन कंटेजियस होते हैं, ठीक है। आई मीन कि अब हम जो है अगर पढ़ेंगे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा तो आप लोगों को इसको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें मैंने आप लोगों को मोटी मोटी चीज़ें पहले बता दी। और ये मैंने कहा है आप लोगों को हमेशा पीट्स की क्लास लेते हुए साथ कापी पेन साथ रखा कर, ठीक है। ताकि कुछ ऐसी चीज़ें, हर चीज़ तो PPT में ऐड नहीं ना होती, तो वो उसमें जो है साथ साथ लिख लिया करो। और मैं एक चीज़ को दो दफ़ा बोलती हूँ अक्सर कर। अब इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा? अब गौर से सुनना जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इज न्यूप्लाज्म of a wide range of cell type, ठीक है। सेल टाइप जिसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू फैलती है, उसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं दैट कंप्राइज द इम्यून सिस्टम। बताया ना आपको ये इम्यून सिस्टम से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग द सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ and occur less frequently in children less than 3 years of age। और जो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना वो पता है किस टाइप के होते हैं, वो लाइक चिलबली टाइप के बच्चे होते हैं ना, मेन के लिए अगर उनको आप ढूंढो तो वो अपने फ्रेंड्स के घर में आपको मिलेंगे, उसके बाद अगर सेकंड टाइम उनको देखो तो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये भी जो है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है ये भी उसी तरह के एक चिलबुला टाइप होते हैं, ठीक है। एज पीडियाट्रिक are highly graded, diffuse and aggressive with propensity for dissemination, ठीक है। अच्छा इसमें आ जाता है 3 थेराप्यूटिकली कैटेगरीज में क्या है, बी सेल है, बी सेल बर्किट लिम्फोमा ल्यूकेमिया मैंने बताया एंड डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। अब आपको समझने में मुश्किल तो नहीं हो रही इसको? उसके बाद है लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा primarily precursor T cell lymphoma and less frequent precursor B cell lymphoma। Anaplastic large cell lymphoma T cell or null cell lymphomas, ठीक है। कॉजेज क्या है इसकी, वही बी सेल एंड टी सेल जो मैंने आपको बताया कि उसमें जो मेनली जो है बी सेल इन्वॉल्व होता है, सेकेंडली इसमें टी सेल इन्वॉल्व होता है। बी सेल क्या है, ये फाइट इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज फॉरेन invaders। Most non-Hodgkin's lymphoma arises from B cell। इसके बाद आ गया सब टाइप ऑफ non-Hodgkin lymphoma that B cell lymphoma, follicular lymphoma, mantle cell lymphoma and Burkitt lymphoma, ठीक है। अब टी सेल में क्या है, T cell are involved in killing foreign
invaders directly. Non-Hodgkin lymphoma occur less often in T cell. सबटाइप में अगर इसको देखा जाए, सबटाइप ऑफ non-Hodgkin lymphoma that involve T cell including peripheral T cell lymphoma and cutaneous T cell lymphoma. cutaneous का जिक्र हुआ था ना स्किन के साथ में, जो भी मैंने बताया आपको। इसके अगर हम साइन सिम्टम को देखें तो क्या है, इसके साइन सिम्टम में इंट्रा अब्डोमिनल इन्वॉल्वमेंट होगी। अब्डोमिनल का मैंने आपको बताया कि अगर जॉ में है, जो स्पेशली जो है रिसर्च कहती है कि जॉ में स्पेशली लोग जो है ना, अफ्रीकन लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दैट एग्जैक्ट काज अननोन है कि वो क्यों है, ठीक है, बट आपको पता है कि एग्जैक्ट काज तो ऑलमोस्ट डिजीज़ की अननोन ही होती है। एग्जैक्ट तो हम किसी चीज़ का कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट इस वजह से हो रही है। इसके बाद है पॉसिबल सिम्टम्स, मिमिकिंग एपेंडिसाइटिस इसमें आ गया। आपको पता है कि अगर एपेंडिसाइटिस का भी प्रॉपर टाइम पे अगर इन्वॉल्व ना किया जाए तो उसमें वो फट जाए तो परफोरेशन हो जाती है और उस जगह पे भी मैलिग्नेंसी के चांसेस हो जाते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस होती है। उसके बाद अगर लोअर में देखा जाए, अब्डोमिनल के साथ लोअर अब्डोमिन में देखा जाए तो फीमेल्स में जो है ना ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं। ओवेरियन पेल्विक रिट्रोप्रियोटिनल मैसेज बन जाते हैं इसमें, यानी कि इसमें ओवरीज में भी कुछ मैलिग्नेंसी के जो है ना वो चांसेस बढ़ होते हैं। उसके बाद आसाइटिस जो है वो माउंटिंग डायरिया, वेट लॉस, उसमें जो है वो नाइट स्वेटिंग भी आपको बताया था मैंने, उसमें भी होती है। जो नॉन-हॉजकिन में होती है ना नाइट स्वेटिंग, उसमें भी होती है, ठीक है। मेडिस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट, ये जो पहला था वो था हमारा अब्डोमेन का, कि अगर अब्डोमेन इन्वॉल्व है तो क्या होता है, कौन सी साइन होती है। जो मेडिस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा, उसमें प्लूरल इफ्यूजन होगा, ट्रेकियल कंप्रेशन होगा, और उसके बाद है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम होगा। फिर ट्रेकियल कंप्रेशन होगा उसमें, ठीक है। फिर होगा सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, क्योंकि इसके अंदर वो सुप्रा क्लेविकुलर जो ऐड होता है ना, तो ये वो रीजन एक्सिलरी सुप्रा क्लेविकुलर मेडिस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट जो हॉजकिन में भी लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें भी सारा वो एरिया जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मल्टीपल यानी कि कम्प्लेक्स भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ एडिमा होगा ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज कौन सी होती हैं, जी हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज कौन सी होती हैं, आर्म हैंड्स, गुड। मैंने बताया आर्म हैंड्स जी अपर एक्सट्रीमिटी, उनमें जो है वो एडिमा हो जाता है। अगर उसके हैंड्स को देखें ना, वो अक्सर औकात जब मिलियों में थी तो उधर पीड्स इमरजेंसी में बच्चे आते थे उनको डिपार्टमेंट से आईवी लगवाने के लिए, तो उनके जो है अक्सर हैंड्स होते थे ना वो स्वेल होते थे, और उन लोगों को आईवी लगाना इतनी मुश्किल होती थी ना कि एक तो पेन उनको बड़ी होती थी, और मुझे बहुत अच्छा आता था उनके ऊपर आईवी लगाते हुए।
इसलिए मैंने कभी उन लोगों को जो है रात के 2 बजे भी वो लोग आईवी लगाने के लिए आते थे ना, तो मैंने कभी उन लोगों को रिफ्यूज़ नहीं किया था। मैंने तो उनको कहा था कि किसी भी टाइम आप लोगों को जो है ना ज़रूरत हो तो आप लोग उसी टाइम आ सकते हो। इट्स टू डिफ़िकल्ट उनको कि पेशेंट्स को अटेंड करना, स्पेशली बच्चों को। कहाँ तक हम पहुँचे? बॉडी स्टैमिना है, उसमें डीमा और सुपर एम्प्टी थे, जब उसके बाद मेंटल स्टेटस चेंजेस आते हैं, ठीक है। थर्ड वन सिम्टम इसमें भी क्या था? प्राइमरी नेजल, पैरानेजल, ओरल एंड फ्रिंजियल इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि अपर साइड की होती है। इसमें फिर क्या होता है? नेजल कंजेशन होती है, रेनोरिया होता है, एपिस्टेक्सिस होती है। एपिस्टेक्सिस देखा है आप लोगों ने? क्या होता है एपिस्टेक्सिस? कुछ लोगों को अलग होता है प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है एपिस्टेक्सिस में? कोई बताएगा? नोज ब्लीडिंग, गुड। इसमें नोज ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फिर वो लोग अक्सर खाते हैं, लोगों का वो जहन में है कि उनको अगर सर में पानी डालें तो ब्लीडिंग जो स्टॉप हो जाती है, ऐसा होता भी है। फिर उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है एपिस्टेक्सिस की, हेडेक होती है, लेकिन उसके पीछे भी देखो, उसका बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न तो होता है ना कि क्यों होती है एपिस्टेक्सिस। उसके बाद आ गया इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसकी ये स्टेजेस हैं। स्टेजेस से जो है ना हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को जो है वो लिखवाऊंगी दोनों के दरमियान डिफरेंस। ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आप लोगों ने रेडी करना है, ठीक है। मैं लिखवा दूंगी कल आपको डिफरेंस, आज भी कुछ थोड़ा सा लिखवाया है, ठीक है। तो कल जो है वो आप लोगों को मैं बोल के लिखवा दूँगी, तो आप लोग डिफरेंस इसका लिख लेना, ठीक है। और ये स्टेजेस जो है कल हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट वाला हम अपना जो है वो मैं आज करिकुलम लेके नहीं आई कि आप लोग उसकी जो है वो पेज नंबर आप लोगों ने नेक्स्ट आप लोग जो आप करिकुलम आपके पास है, आप लोग कौन सा यूनिट करना चाहते हो वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। जीआईटी किया, जीआईटी के बाद अब कौन सा यूनिट आप लोगों ने करना है जो हमने अब पढ़े हैं ना, कार्डिक वाला, रेस्पिरेटरी वाला, और इसके बाद ये हम लोग ओंको वाला पढ़ रहे हैं। इनको छोड़ दो, क्योंकि इनको तो हमने ऑलमोस्ट तफसील से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाले हैं मुझे उनका नहीं पता, इसलिए मैं पहले उनको कवर करवाना चाहती हूँ। तो अब उनमें से जो भी यूनिट आपने पढ़ना है मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर आप लोगों ने ना उसकी ढूंढनी है पेज नंबर, जैसे हम पहले ढूंढते हैं। तो कल फिर आप लोग मुझे लिखवाइएगा, फिर मैं ग्रुप में उसकी पिक बना के एज यूजुअल सेंड कर दूँगी, ठीक है। कल हम इसको स्टेजेस से ही स्टार्ट करेंगे, कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट आपके 1-2 टॉपिक रह गए उनको फिर, एक पैलिएटिव केयर है और एक और है तो वो केयर, कैथ केयर, ठीक है। चलो अब मैं जो है वो रोल कर लगाती हूँ आप लोगों को। इसमें जो है
आज हनान एब्सेंट है। ट्रांजैक्शन लोग हैं ना, सिर्फ उनके नेम पर हैं। राहत मुनीर एब्सेंट है, राहत मुनीर, रिफत मुनीर। इसके बाद है शबनम परवेज, कंटिन्यूसली एब्सेंट आ रही है मेरे पास। तहरीम मुदस्सर कंटिन्यूसली एब्सेंट है। उसके बाद तैयबा कल भी एब्सेंट थी, आज भी एब्सेंट है। ठीक है, और जिल्फा नदीम एब्सेंट है। अफशान एब्सेंट है। मारिया ताहिर एब्सेंट है। और जिशान कल भी एब्सेंट था, आज भी एब्सेंट है। अगर ये लोग सुन रहे हैं उनमें से किसी एक की नहीं लगी और वो प्रेजेंट था तो वो मुझे स्पेशल मैसेज करो। अच्छा, उसके बाद है और कौन है, आमना सलीम एब्सेंट है। हमारा कमर एब्सेंट है। हम सलीम कंटिन्यूसली एब्सेंट आ रही है। अक्सारी, अरीज सलीम, अरीज फातिमा,
अरूज फातिमा, आतिका नज़ीर, आशा वाजिद, बॉयज आरिफ and Faiza, Fatima Sanaullah, Hafsa Kadir and कायनात भी बीच में प्रेजेंट हो जाती है, फैजा भी प्रेजेंट हो जाती है, बट कुछ लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली एब्सेंट आ रहे हैं और वो लोग अपने जिम्मेदार खुद हैं, ठीक है। जिनकी मैंने एब्सेंट बोली है सिर्फ वो लोग देख लें, जिनकी मैंने नेम नहीं ली है वो लोग प्रेजेंट हैं। बार बार प्रेजेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गनी पेपर थर्ड ईयर वाला निशान ने रोल कल के टाइम आके, तो निशान आपको समझ क्या आएगी अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं लोगे तो। होगा मैंने आमना को लगा दी है। आमना कैसे प्रेजेंट है? आमना तो मुझे नजर नहीं आई। यमन नजर आई थी, मुझे आमना नहीं नजर आई। अच्छा ठीक है, लग गई आमना की भी।
मरियम मुख्तार, तो मरियम आपकी कल की भी प्रेजेंट लगी हुई है, आज की भी लगी है आपकी। जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको बताने की या प्रेजेंट लिखने की उनको ज़रूरत नहीं होती, वो मेरी नज़रों के सामने आ जाते हैं एक दफ़ा देखने में, ठीक है। वो प्रेजेंट ना दिखें तो मुझे पता चल जाता है कि ये लोग प्रेजेंट हैं। ये सब लोग इंशाल्लाह मैं आज ही आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। मैंने इसलिए नहीं सेंड की थी, आप लोगों को बताया कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई उसमें से मिस्टेक निकल रही होती है, ठीक है। तो वो फिर मैं एट द एंड उनको सारे करेक्ट करती जाती हूँ। बाज़ टाइपिंग करते हुए ना ज़ाहिर है उसके अंदर कभी स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई चीज़ टाइप नहीं होती, बंदे को जहन में आता है कि ये चीज़ भी टाइप हो जानी चाहिए थी उसके अंदर, तो इस वजह से। और इसके लिए ये नॉन हजकन और हजकन जो था ये मोस्टली जो है आपकी वन की बुक में तो थी नहीं, ना प्रोफेसर खबर वाले में, तो इसके लिए मुझे 2-3 बुक्स जो थी वो खंगालनी पड़ी। लेक्चर आप लोग लिया करो, आप लोग ऑनलाइन आप लोगों की सिर्फ एक अटेंडेंस है जो आप लोगों को शो करती है कि आप लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। इसमें आप लोगों की जो है ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ। आप लोग जो है ना इस चीज़ को ईजी ले रहे हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कोविड का सिलसिला कब तक रहे। आप लोगों के लिए देखो इतना पैसा लगा के वेबिनार उन्होंने कलेक्ट किया कॉलेज वालों ने, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग प्रेजेंट में होंगे तो ये प्रेजेंट आपकी जो आपके ट्रांसक्रिप्ट के लिए बहुत नेसेसरी है। आप लोगों को सीरियस होने की ज़रूरत है जो आपके नहीं हो रही। और आप लोग अभी इस वक्त 3rd ईयर क्लास में हो, 3rd ईयर की प्रेजेंस जो जितनी ज़रूरी होती है ना उतनी बाकी 1st ईयर 2nd ईयर की नहीं होती। और इसमें जो है सिर्फ एडवाइज़र के रजिस्टर पे आपकी रोल कॉल होना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ना आपकी लग गई है, पहले ही मैंने आपको कहा है। इसमें हर सब्जेक्ट की जो है ना रोल कॉल आपकी होना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग सीरियस हो रहे हो अपने लिए। अभी तो फॉर द टाइम बिंग आप लोग इसको ईजी लोगे कि हम लोग ऑनलाइन नहीं होते, लेक्चर नहीं लेते, लेकिन इसमें आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाली है। जिन लोगों का प्लान होगा ना हम लोग फॉरेन कंट्री में निकलेंगे, चाहे यहाँ से निकलने के बाद
इस सिचुएशन में उनकी अगर रोल कॉल के ये हालात हैं तो वो लोग भूल जाएं अभी से, क्योंकि बाहर के लोग आपकी जब जितनी उनको आवर्स रिक्वायर होते हैं उतने ना हो तो वो अपने निकल सकते हैं। चलो ओके, खुदा हाफिज़।